तो जैसा कि मैंने आपको कुछ दिन पहले बताया था कि नीतीश कुमार जिस तरह से एक्शन ले रहे हैं उस तरह से अगले 5 साल में बिहार का कायाकल्प हो जाएगा। आज हम आपको बताएंगे कि नीतीश जी कैसे अब कायाकल्प करने के फुल मूड में आ गए हैं। नमस्ते, मेरा नाम अमन शर्मा है और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं और ये हमारा कार्यक्रम सुबह सवेरे है, जिसके माध्यम से हम आपको बिहार की 5 प्रमुख खबर बताते हैं। पहली खबर, कल बिहार सरकार के कैबिनेट की दूसरी बैठक हुई है, जिसमें इस बात पर चर्चा हुई है कि अगले 5 साल बिहार की सरकार कैसे काम करेगी। और इसी बैठक में नीतीश कुमार ने 15 एजेंडों पर मुहर लगाई है, जिसमें मुख्य रूप से आत्मनिर्भर बिहार और 7 निश्चय पार्ट 2 के एजेंडों पर मुहर लगी है। इसी बैठक में यह तय हुआ है कि अगले 5 साल में 20 लाख रोजगार उपलब्ध करवाया जाएगा और बिहार के लोगों को मुफ्त में कोरोना का टीका भी दिया जाएगा। यहाँ आपको बता दें कि रोजगार का मतलब सरकारी नौकरी से बिल्कुल नहीं है। रोजगार का मतलब है कि सरकार कुछ ऐसा कदम लेगी जिससे कि रोजगार को बढ़ावा मिलेगा और अधिक लोग अपने राज्य में काम धंधा कर पाएंगे। इसके अतिरिक्त तकनीकी शिक्षा को हिंदी भाषा से जोड़े जाने एवं युवाओं को व्यवसाय से जुड़ने के लिए 5 लाख तक का अनुदान दिए जाने के प्रस्ताव पर भी मंजूरी हुई है। अनुदान पर 50% का सब्सिडी भी मिलेगा। वहीं हर जाति धर्म के अविवाहित महिलाओं को इंटर पास होने पर 25,000 और ग्रेजुएशन पास होने पर 50,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। सभी शहर में बुजुर्गों के लिए वृद्धाश्रम तैयार किया जाएगा और दिल में छेद के साथ जन्मे बच्चों के लिए निःशुल्क उपचार के प्रस्ताव पर भी सहमति बनी है। अब दूसरी खबर, कांग्रेस के विधायक और अभिनेत्री नेहा शर्मा के पिता अजीत शर्मा ने नीतीश सरकार को चिट्ठी लिखकर शराबबंदी कानून को लेकर समीक्षा करने का अनुरोध किया है। इस चिट्ठी के माध्यम से यह कहा गया है कि सरकार शराबबंदी को लेकर फिर से सोचे और इससे होने वाले नुकसान पर विचार करे। पत्र में स्पष्ट रूप से यह कहा गया है कि बिहार में 2016 से शराबबंदी कानून लागू है। उस वक्त कांग्रेस पार्टी आपके साथ थी, तब पार्टी ने इसे अच्छा कदम समझकर आपका भरपूर समर्थन किया था। लेकिन 4.5 वर्षों में यह देखने को आया है कि शराबबंदी सिर्फ कहने के लिए है और इसकी सच्चाई यह है कि बिहार में शराबबंदी लागू ही नहीं है, बल्कि यह अवैध धन अर्जन का एक साधन हो गया है। अजीत शर्मा ने पत्र में कहा है कि जिस आशा के साथ शराबबंदी लागू की गई थी वह सफल होते हुए नहीं दिख रही है। इस कानून से अब तो गरीब परिवार के और भी आर्थिक बोझ बढ़ गए हैं, क्योंकि 2-3 गुना अधिक कीमत पर लोग शराब खरीद कर पी रहे हैं। इतना ही नहीं, लाइसेंसी दुकानों में शराब नहीं बिकने की वजह से लोग नकली एवं जहरीली शराब पीने को मजबूर हैं, जिसकी वजह से अब तक कई लोग मर चुके हैं। उन्होंने ये भी लिखा है कि शराबबंदी से बिहार को 4 से 5 हजार करोड़ रुपए के राजस्व की क्षति हो रही है और इससे दुगुनी राशि शराब माफिया और उनसे जुड़े लोगों के पैकेट में जा रही है। लिहाजा शराबबंदी कानून की समीक्षा कर शराब की कीमत दोगुनी या तिगुनी करके शराबबंदी को समाप्त किया जाए और प्राप्त राशि से कारखाना खोला जाए, ताकि एक तरफ शराब के अवैध धंधे पर लगाम लगे तो दूसरी तरफ लोगों को रोजगार भी मिले। अब तीसरी खबर, पटना के सिविल कोर्ट ने बिहार के डीजीपी और मुख्य सचिव को 5 साल पहले एक मॉब लिंचिंग मामले में कोर्ट के अवमानना के आरोप में एक नोटिस भेजा है। आज से 5 साल पहले 4 अप्रैल 2015 को फुलवारी शरीफ में एक अशरफ नाम के व्यक्ति को लोगों की भीड़ ने पीट दिया। अशरफ मानसिक रूप से बीमार था और वो भटक कर फुलवारी शरीफ के आलमपुर गांव में पहुंच गया था, जिसके बाद लोगों की भीड़ ने उसे पकड़कर पीट दिया। संयोग से यह बात पुलिस तक पहुंची और उस वक्त के सब इंस्पेक्टर जय कुमार सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम वहां पहुंची और फिर अशरफ को उस भीड़ से निकालकर अस्पताल भेजा गया। लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले अशरफ की मृत्यु हो गई। इसके बाद सब इंस्पेक्टर जय कुमार सिंह की लिखित शिकायत के आधार पर एफआईआर दर्ज की गई थी और इस केस में शंकर ठाकुर और विनोद राय नाम के 2 व्यक्ति को अभियुक्त बनाया गया था और इन दोनों के साथ ही कई लोगों पर अज्ञात एफआईआर भी हुआ था। घटना के 1 साल बाद यानी कि 7 अप्रैल 2016 को चार्जशीट दायर की गई और बाद में 25 जनवरी 2017 को कोर्ट ने इस पर ध्यान दिया। इसके बाद कोर्ट ने गवाह पेश करने के लिए कहा था, लेकिन एक भी गवाह नहीं पेश किया गया और पिछले 17 सितंबर 2020 को कोर्ट ने इसके बारे में पूछा और डीएम और एसएसपी पर 2500 रुपए का जुर्माना लगाया। कोर्ट ने कहा कि 2500 रुपए इनके सैलरी से काटकर मुख्यमंत्री के राहत कोष में जमा किया जाए और 15 दिन के अंदर उसकी रसीद भी जमा की जाए। लेकिन कोर्ट के बोलने पर ना तो गवाह पेश किया गया और ना ही इनके वेतन में से कटौती की गई और इसी मामले को लेकर पटना के सिविल कोर्ट ने डीजीपी और मुख्य सचिव को नोटिस जारी करके 21 जनवरी तक जवाब देने के लिए कहा है। अब चौथी खबर, बिहार में शिक्षक भर्ती को लेकर एक अच्छी खबर है। पटना हाईकोर्ट ने राज्य के प्राइमरी स्कूलों में बड़े पैमाने पर शिक्षकों की होने वाली बहाली के मामले में एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। बिहार सरकार के साल 2019 की शिक्षक भर्ती प्रक्रिया पर लगाई गई रोक पर पटना हाईकोर्ट ने मंगलवार को यह फैसला सुनाया है।
पटना हाईकोर्ट ने कहा है कि 23 नवंबर 2019 के पहले सीटीईटी परीक्षा पास करने वाले उम्मीदवार ही बिहार के प्राइमरी स्कूलों में शिक्षकों की होने वाली बहाली प्रक्रिया में शामिल हो सकेंगे। इसके साथ ही उन्होंने केस का निपटारा करते हुए बिहार सरकार को छठे चरण का नियोजन जल्द से जल्द पूरा करने का आदेश भी दिया है। कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए स्पष्ट किया है कि जब 23 नवंबर 2019 को आवेदन करने की तारीख खत्म हो चुकी थी तो उसके बाद परीक्षा पास करने वाले को मौका कैसे दिया जा सकता है। छठे चरण का नियोजन की प्रक्रिया वर्ष 2019 में शुरू हुई थी और इसमें आवेदन करने की अंतिम तिथि 23 नवंबर 2019 थी, जबकि दिसंबर 2019 में सीटीईटी क्वालिफाई करने वाले अभ्यर्थियों ने पटना हाईकोर्ट में गुहार लगाई थी कि उन्हें भी छठे चरण के शिक्षक नियोजन में आवेदन करने का मौका दिया जाए, क्योंकि जुलाई में सीटीईटी पास करने वाले को मौका दिया गया है। जस्टिस अनिल कुमार उपाध्याय की कोर्ट ने इस मामले का निपटारा करते हुए कहा है कि जुलाई 2019 सीटीईटी मामला एक अलग तरह का केस था जो बिहार सरकार की गलती की वजह से एनआईओएस कैंडिडेट के लिए जारी किया गया था और उस मामले का इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। इसलिए स्पष्ट किया जाता है कि आवेदन की आखिरी तारीख के बाद परीक्षा पास करने वाले अभ्यर्थियों को छठे चरण में आवेदन करने का मौका नहीं मिलेगा। बता दें कि इस मामले में पटना हाईकोर्ट ने नियोजन पत्र जारी करने पर रोक लगाई थी, लेकिन अब कोर्ट का फैसला आने के बाद अभ्यर्थियों को उम्मीद है कि बिहार का शिक्षा विभाग जल्द से जल्द काउंसलिंग का डेट देगा और नियोजन की प्रक्रिया जो है उसको पूरी किया जाएगा। अब अंतिम और पांचवी खबर, पटना सिटी के संदलपुर इलाके में अंशु नाम के एक लड़के की हत्या की गुत्थी पटना पुलिस ने लगभग सुलझा लिया। शनिवार को हुए इस मर्डर केस में पुलिस ने इसके नाबालिग गर्लफ्रेंड और उसके भाई के बाद उसके फुफेरे भाई को गिरफ्तार कर लिया है। इसके साथ ही पुलिस ने इस हत्या में शामिल अजहर नाम के एक शख्स को भी गिरफ्तार किया है। पूर्व एसपी जितेंद्र कुमार ने बताया कि हत्याकांड के कई अहम सबूत मिले हैं और सबूत के आधार पर पुलिस हत्या की साजिश में शामिल अन्य बदमाशों को भी जल्द गिरफ्तार करेगी। पुलिस की पूछताछ में ये बात सामने आई है कि जब बहन देर रात अंशु से बात कर उसे घर बुला रही थी तो ये बात उसके भाई ने सुन ली थी। उसके बाद उसके भाई ने 2-3 लोगों के साथ उसके हत्या का प्लान बनाया। ये तीनों ये बात जान गए थे कि अंशु आज घर आएगा, इसलिए ये तीनों पहले से ही उस गली में अंशु का इंतजार करने लगे और जैसे ही अंशु आया इन लोगों ने अंशु से बहस की। इसके बाद मारपीट शुरू हुई और मारपीट के बाद उसका गला रेतकर गली में मरने के लिए छोड़ दिया गया। पुलिस ने जिन लोगों को पकड़ा है उन्होंने हत्या की बात को कबूल कर लिया है। गिरफ्तार हुए लोगों ने पुलिस को बताया है कि भाई को बहन के मोहब्बत की जानकारी पहले से थी। उसने पहले भी 2-4 बार बहन के साथ अंशु को पकड़ा था, जिसके बाद अंशु को चेतावनी भी दी थी कि अगर वो उसकी बहन के साथ उसे फिर देखेगा तो अंजाम बुरा होगा। घटना के बाद ये भी पता चला है कि अंशु का मोबाइल फोन गायब है। वहीं इस मामले की गंभीरता को देखते हुए भादुरपुर पुलिस अंशु के मोबाइल नंबर के आधार पर जानकारी जुटाने में लग गई है। जानकारी ये भी है कि सीसीटीवी फुटेज के जरिए ही पुलिस को इस केस में सबसे बड़ा क्लू मिले था और इसे लेकर आगे की छानबीन चल रही है। आज इतना ही, धन्यवाद।